अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ कम्युनिकेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के हवाले से। कम्युनिकेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ वेज ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उन वेज को हम डिटेल के साथ आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम अपनी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपनी जो बात है उसको आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे जो है उसको आसानी से अंडरस्टैंड करें। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्क्राइब करेंगे द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफियर विद द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब यह है कि वो फैक्टर्स जो कि हमारी जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट करती है और इसके साथ साथ हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस को काज कर सकती है। तो उन फैक्टर्स के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम डिफ़ाइन करेंगे वेज टू रिस्पोंड थेराप्यूटिकली, किस तरह से हम थेराप्यूटिकली रिस्पोंड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नॉन थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्ड के हवाले से बात करेंगे और आखिर में लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के हमारे साथ जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है कि लेक्चर को आप लोग गौर से सुने, जो मैं आपको बताऊं उसको आप अपने साथ नोट डाउन करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत करने को कहते हैं। हम एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। इसी तरह से कम्युनिकेशन ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन आपको मेंशन की गई है जिसमें कहते हैं कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज अ टू-वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग, इमोशन एंड इंफॉर्मेशन सो एज टू इंक्रीज नॉलेज, टू एक्सचेंज existing pattern of behavior or attitude, to acquire new skills. It has two main purposes: to influence other and to gain information। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये हमारे साथ एक टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है। टू वे प्रोसेस से मुराद ये है कि कॉमनली हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ये कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है, जिसमें एक बंदा जो है बात कर रहा होता है और दूसरा बंदा जो है उसको सुन रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरह से जब बात को वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, वो फीडबैक देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि कम्युनिकेशन ये हमारे साथ एक टू वे प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशन होती है और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, उसका एक दूसरे के साथ हम तबादला करते हैं।
तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जो नॉलेज है या दूसरों लोगों की जो नॉलेज है उसमें हम क्या करें? इंक्रीजमेंट लाए, उसको हम इम्प्रूव करें। जैसे कि अब मैं आप स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इस डिस्कशन से आप लोगों की जो नॉलेज है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, कम्युनिकेशन जो है इसके ज़रिए हम अपनी जो बिहेवियर है या जो एटीट्यूड एटीट्यूड होता है उसको भी हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? टीच करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीके सिखाते हैं, उनको हम बताते हैं कि कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ जो है बातचीत रखनी है, रवैया रखना है। तो ये क्या है? उनका जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर और एटीट्यूड होता है उसको हम क्या करते हैं? चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम न्यू स्किल्स क्या करें? हासिल करें। एक्वायर से मुराद नए स्किल्स हासिल करें। सो कम्युनिकेशन को करने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम न्यू स्किल्स जो है वो सीख के हासिल करें। ठीक है, इसी तरह से कम्युनिकेशन हम दो मकासद के लिए करते हैं ख़ास तौर पर। एक, हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों पर असर पड़े, दूसरे लोग जो है हमारी बात को क्या करें? मानने, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको क्या करें? उस पर एग्री हो जाए। सो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कम्युनिकेशन की समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बगैर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये मुकम्मल नहीं होता। तो इसके हमारे साथ मंदरजा झेल मेन कंपोनेंट्स है। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास जो कंपोनेंट आता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। सेंडर से मुराद जो बात करने वाला बंदा होता है उसको हम सेंडर कहते हैं। यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हूँ, कम्युनिकेटर हूँ। ठीक है, आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या हूँ? एज अ कम्युनिकेटर, एज अ सोर्स या एज अ सेंडर जो है काम कर रहा हूँ। दूसरा जो हमारे साथ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का वो है रिसीवर। रिसीवर यहाँ पर आप लोग हैं, आप लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चीज़ों को आप रिसीव कर रहे हैं। ऑडियंस जो है ये हमारे साथ रिसीवर होते हैं जो कि बात सुनने वालों को कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में आता है वो है मैसेज, कंटेंट। कंटेंट से मुराद ये है कि आपके साथ क्या बातचीत जो है हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसके हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्या होगी? ये मेरी कंटेंट कहलाएगी। ठीक है, मैसेज मतलब जो बात हमने करनी होती है उसको हम कंटेंट कहते हैं। तीसरा या चौथा जो हमारे साथ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का वो है चैनल। किस चीज़ के ज़रिए आप बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज़ के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ हमारी इंटरकनेक्शन है। तो हमारा जो यहाँ पर चैनल है, मीडियम है या पाथवे है वो क्या है? यूट्यूब है। यूट्यूब के ज़रिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब के ज़रिए आप लोग मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं, मेरी बात को जो है आप लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ जो है आप लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए क्या हो रही है? पहुंच रही है। तो यहाँ पर आपके पास चैनल क्या हो गया? मीडियम क्या हो गया? पाथवे क्या हो गया? यूट्यूब हो गया। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन हो गई। आखिर में आपके पास जो मेन कंपोनेंट आता है वो है फीडबैक। फीडबैक से क्या मुराद है? फीडबैक आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है। अब मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो
अगर आपको मेरी बात की समझ आई हो, अगर आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो आप लोग मुझे क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे, मुझे आप लोग फीडबैक देंगे, ठीक है। और आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मेरी बात का आप लोगों पर कितना असर हुआ है, कितना जो है आप लोग इफ़ेक्ट हुए हैं मेरी कम्युनिकेशन से। तो ये क्या कहलाती है, इसको हम फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs ऐसे आ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट है। तो कम्युनिकेशन के आपके पास टोटल जो मेन कंपोनेंट है वो 5 है। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज और चौथा चैनल और पांचवा आपके पास क्या आता है, फीडबैक आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर चुके होंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सही है। सो कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे साथ जो पहला कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंडर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एज अ सेंडर काम कर रहा हूं, एज अ सेंडर जो है रोल प्ले कर रहा हूं। सो सेंडर क्या है, अ सेंडर इज अ पर्सन हु इनकोड एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल। सेंडर से मुराद वो लोग होते हैं जो कि अपनी बात को जो है अपने सुनने वालों तक क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट चैनल के ज़रिए, मीडियम के ज़रिए या सोर्स के ज़रिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ ना, मेरी ये बात आप लोगों को किसके थ्रू पहुँच रही है, यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है पहुँच रही है, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एज अ सेंडर रोल प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंडर से मुराद वो लोग होते हैं जो कि अपनी बात को क्या कर रहे होते हैं, रिसीवर तक पहुंचा रहे होते हैं एक अप्रोप्रिएट मीडियम के ज़रिए, एक अप्रोप्रिएट सोर्स के ज़रिए, चैनल के ज़रिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। बोलने वाला जो बंदा होता है वो क्या होता है, उसको हम सेंडर कहते हैं, सही है। A sender is the source of the message that is generated to be delivered to the receiver after appropriate stimulus from the referent, ठीक है। सेंडर क्या होता है, सेंडर ये एक सोर्स होता है किस चीज़ का, मैसेज का, जो कि वो अपने सुनने वालों को क्या करता है, डिलीवर करते हैं, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट चैनल के ज़रिए, एक अप्रोप्रिएट स्टिमुलस के ज़रिए। स्टिमुलस से क्या मुराद है, मतलब ये है आप लोगों को अब लेक्चर सुनने की ज़रूरत है, आप लोगों को जो है अब ये टॉपिक सुनने की ज़रूरत है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो आपकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं अब इस लेक्चर को क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद मैं इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पर और यूट्यूब के थ्रू ये आप तक पहुँचेंगी। तो मैं यहाँ पर रोल क्या प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एज अ सेंडर जो है रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरी ये मैसेज आप लोगों तक जो है यूट्यूब के थ्रू क्या हो रही है, पहुँच रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंडर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ जो दूसरा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। मैसेज से मुराद ये है जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होती है, तो उसको हम मैसेज कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो इस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, मैसेज कहेंगे, ठीक है। सो द मैसेज इज द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल और सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, ठीक है। मैसेज क्या होता है, मैसेज ये असल में वो कंटेंट होता है जो कि हम कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ उसका तबादला कर रहे होते हैं। इसमें आप
वर्बली मैं आप लोगों के साथ वर्बली अब इस मैसेज को क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। थ्रू वर्ड्स के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये मैसेज जो है नॉन वर्बल भी हो सकता है या सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी हो सकता है। डिफरेंट सिंबल्स के ज़रिए आपको कोई बात जो है वो समझाई जा रही हो तो ऐसे लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, perception and personal factors of the sender and receiver may sometimes distort this element, or the intended outcome of the communication may not be achieved। अच्छा जी, मैसेज का क्लियर होना, मैसेज का कंसाइज होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस अल्फाज को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान वो अल्फाज सब लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मुख्तलिफ़ लोगों के जो परसेप्शन होते हैं, परसेप्शन से मुराद ये है कि वो किस तरह से आपकी बात को लेते हैं, किस तरह से वो आपकी बात को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ज़ाती फैक्टर होते हैं सेंडर और रिसीवर के, तो बाज़ औक़ात ये क्या कर लेती है, इस मैसेज कंपोनेंट को क्या कर लेती है, डिस्टॉर्ट कर लेती है, डिस्टर्ब कर लेती है, ठीक है। और इस वजह से हमारे कम्युनिकेशन, हमारे बातचीत करने का जो बुनियादी पर्पस होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात हम अपने कम्युनिकेशन में ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से जो सुनने वाला होता है वो उन अल्फाज को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमारा जो बात होती है, हमारा जो मैसेज होता है, तो वो मुकम्मल तौर पर रिसीवर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हमारी जो बातचीत का पर्पस होता है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेम मैसेज में बी कम्युनिकेटेड और परसीव डिफरेंट बाय टू इंडिविजुअल। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, और वो बात जो है उसका मतलब एक ही है, लेकिन मैं आपको एक अंदाज से बता रहा हूँ और आप उसको दूसरे अंदाज से क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक ही मैसेज है, उसका एक ही मतलब है, लेकिन हम हमारी परसेप्शन, हमारे थॉट्स, हमारे पर्सनल फैक्टर्स की वजह से एक ही मैसेज के हमें डिफरेंट मतलब जो है वो निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम उस कम्युनिकेशन की जो असल पर्पस होती है उसको हम अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो तीसरा मेन कंपोनेंट आता है कम्युनिकेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। चैनल से मुराद मीडियम है। ये बात आप लोगों को किस चीज़ के ज़रिए पहुंच रही है, ये बात आप लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए पहुंच रही है। तो यूट्यूब यहाँ पर एज अ मीडियम रोल प्ले कर रहा है, एज अ चैनल रोल प्ले कर रहा है, सही है। सो अ चैनल is a medium through which a message is sent or received between two or more people, ठीक है। चैनल क्या होता है, चैनल ये वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए मैसेज जो है सेंडर उसको सेंड करता है और रिसीवर जो है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जो कि दो या दो से ज़्यादा या बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। सेंडर अपने मैसेज को जो है यूट्यूब पर अपलोड करता है और आप लोग जो कि व्यूवर्स होते हैं, तो व्यूवर्स जो है उसको क्या करते हैं, यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस चीज़ के ज़रिए आपको बात पहुंच रही हो, आप तक मैसेज पहुंच रहा होता है, तो उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। So several changes can be used to send or receive the message, that is seeing, hearing, touching, smelling और tasting। अब बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम अपनी जो बात है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग जो है उसको बहुत सारे सोर्सेज के ज़रिए वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे कि विजुअल जो है ये हमारे साथ क्या है, एक सोर्स है मैसेज को रिसीव करने का, ठीक है। आप थ्रू आइज़ जो है किसी चीज़ को देखते हैं, या आप मेरे लेक्चर को जो है थ्रू आइज़ जो है देख रहे हैं, कानों के ज़रिए इसको सुन रहे हैं, ठीक है। टचिंग के ज़रिए मतलब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि ये चीज़ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, गर्म है,
या सर्द है, तो ये आपको क्या होती है, एक टचिंग जो है ये आपके पास एक सोर्स है जिसके ज़रिए आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। इसी तरह से स्मेलिंग हो गई, ठीक है, आप एक स्मेल जो है आप क्या करते हैं, फील करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये स्मेल जो है ये अच्छी है या बुरी है, ठीक है। और इसी तरह से टेस्टिंग जो है ये भी आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये चीज़, इसका जायका अच्छा है या बुरा है, कड़वा है या मीठा है, खट्टा है या फीका है, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिसीव होती है। While selecting the channel of communication, several factors must be considered: availability of channel, purpose, suitability, type of receiver, type of message, preference of sender and receiver, communication skills of the sender, cost, etc. अच्छा जी, यहाँ पर इस बात का भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जब भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, किसी को अपनी बात जो है वो बताना चाहते हो, तो इसको बताने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले चैनल को सेलेक्ट करना होगा। एक ऐसा अप्रोप्रिएट मेथड या ऐसा अप्रोप्रिएट मीडियम आपने देखना होगा जिसके ज़रिए आपकी बात जो है वो जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से और बिल्कुल उसी तरह से पहुंचे जिस तरह से आपने वो बात की होती है, ठीक है। सो मीडियम को सेलेक्ट करने के लिए आपको मंदरजा झेल चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा, जिसमें आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द चैनल के जिस मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हैं, तो आया वो मीडियम हर जगह पर अवेलेबल है या नहीं, उस मीडियम की जो अवेलेबिलिटी है वो तमाम लोगों तक जो है वो पहुंची है या नहीं। जितने भी लोगों को आपकी बात सुनने की ज़रूरत है, तो आया उन लोगों तक जो है ये मीडियम अवेलेबल है या नहीं, उन लोगों को ये मीडियम अवेलेबल है या नहीं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द चैनल जो है ये आपने देखना होगा। फिर दूसरा काम जो है आपने ये करना है कि आपने अपनी जो बात करनी है उस बात के पीछे क्या पर्पस है, किस मकसद के लिए आप ये बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो पर्पस जो है वो आप देखेंगे कि आया इस बात से मेरे सुनने वालों को फ़ायदा पहुंच सकता है या नहीं, इससे जो है उन पर असर पड़ता है या नहीं। तो पर्पस को देखना भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ सुटेबिलिटी, जिस चैनल के ज़रिए आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो आया वो मीडियम दूसरे लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से टाइप ऑफ रिसीवर, किस तरह के लोग आपकी बात को सुनेंगे या सुनना पसंद करते हैं, तो इसको भी आपने देखना है, ठीक है। और इसके मुताबिक फिर आप अपनी बात को क्या करेंगे, जारी रखेंगे। इसी तरह से किस तरह की मैसेज जो है आप लोगों तक डिलीवर करना चाहते हैं, सेंडर की प्रेफरेंस क्या है, रिसीवर की प्रेफरेंस क्या है, इसी तरह से किस तरीके से किस स्किल्स के थ्रू जो है आप अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो स्किल्स इफ़ेक्टिव स्किल्स है या नहीं, आपकी बात की समझ दूसरे लोगों को आसानी से आएगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने क्या करनी होती है, देखनी होती है जब भी आप किसी मीडियम को सेलेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के हमारे साथ जितने भी चैनल्स हैं तो उसको अब हम क्लासिफाई करेंगे, मुख्तलिफ चैनल्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे साथ चैनल आता है जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है विजुअल चैनल, ठीक है। विजुअल चैनल से मुराद क्या है? विजुअल चैनल से मुराद ये है कि आंखों के ज़रिए हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, और उससे हम मतलब निकालते हैं, उसको हम थ्रू आइज़ जो है देखकर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम विजुअल चैनल कहते हैं, ठीक है। विजुअल थ्रू विजन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्बल, लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, लोगों का जो पोस्चर होता है, लोगों के जो जेस्चर्स होते हैं, ठीक है, जेस्चर से मुराद जो इशारे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ पिक्चर हो गए, रिटन वर्ड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो गए, मास मीडिया हो गए वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपके पास विजुअल चैनल में आते हैं। सो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर्स, पिक्चर एंड रिटन वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, मास मीडिया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास किस चीज़ में आते हैं, विजुअल
चैनल में आता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चैनल है इसको कहते हैं ऑडिटरी चैनल। ऑडिटरी चैनल से मुराद ये है कि आप लोगों की आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड, टेलीफोन और मोबाइल कम्युनिकेशन हो गई, इसी तरह से ऑडियो कंटेंट डिलीवरिंग करना, रेडियो या वॉइस मेल को सुनना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ऑडिटरी चैनल है। और इसके थ्रू आप दूसरों का जो मैसेज होता है, दूसरों की जो बातें होती है उसको आप सुन सकते हैं, उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चैनल है वो क्या है, टेक्टाइल चैनल है। टेक्टाइल चैनल से मुराद ये है कि आप लोगों को टच करके, ठीक है, या थेरेप्यूटिक टचिंग करके लोगों को अपनी बात जो है वो समझा सकते हैं, लोगों को आप दिलासा दे सकते हैं, लोगों तक जो है आप अपने जो फीलिंग्स है वो पहुंचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो टेक्टाइल चैनल जो है ये भी आपके पास एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा कंबाइंड चैनल की अगर आप बात करते हैं तो कंबाइंड चैनल में हम दोनों ऑडिटरी विजुअल मीडिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से अपनी जो बात है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। कंसाउलिंग अ पर्सन विद टच एंड स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, और इसी तरह से लोगों को काउंसल करते हैं, ठीक है, टच के ज़रिए, स्पोकन वर्ड्स के ज़रिए उनकी हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन या क्लासेस है चैनल्स के जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो अगला कंपोनेंट आता है कम्युनिकेशन का, उसको हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग क्या है, आप लोग एज अ रिसीवर जो है रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को क्या नहीं? अगर समझ में आ रही है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है। सो अ रिसीवर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंडेड to receive, decode and interpret the message sent by the sender or source of message, ठीक है। रिसीवर क्या होते हैं? रिसीवर ये वो लोग होते हैं या लोगों का वो मजमा होता है या मजमुआ होता है जो कि आपकी बात को सुन रहे होते हैं, ठीक है, आपकी बात को डिकोड कर रहे होते हैं। डिकोड से मुराद ये है कि आप जो बात कर रहे होते हैं तो उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। एग्जाम में ऑलरेडी ये एमसीक्यूज आए हुए हैं कि मैसेज को इनकोड कौन करता है, रिसीवर करता है, सेंडर करता है या कौन करता है? तो मैसेज की जो इनकोडिंग है वो सेंडर करता है, जबकि मैसेज की जो डिकोडिंग होती है वो कौन करता है? रिसीवर करता है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अ रिसीवर आल्सो नोन एज डिकोडर, अभी मैंने आपको बताया कि रिसीवर जो है ये कौन लोग होते हैं, इनको हम डिकोडर भी कह सकते हैं। डिकोडर इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये आपकी बात को सुनकर, उसको समझकर, उसको अंडरस्टैंड करके आपको फिर क्या करते हैं? रिस्पोंड देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको आप डिकोडर भी कह सकते हैं। ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी एंड स्किल्स टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज, ठीक है। जो रिसीवर होते हैं, तो रिसीवर जो है ये वो लोग होते हैं जिनमें एबिलिटी और स्किल्स होते हैं कि वो आपकी बात को क्या करे? रिसीव करे, आपकी बात को डिकोड करे और आपकी जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट करे, उस पर सोच विचार करे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो लास्ट कंपोनेंट आता है कम्युनिकेशन का, वो क्या है? वो है फीडबैक। तो फीडबैक क्या है? इट इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है, जब आपकी बात मुकम्मल हो जाती है, तो बात मुकम्मल करने के बाद फिर रिसीवर की बारी होती है, जो कि आपकी बात को जितना अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, जितना उसको समझ चुके होते हैं, तो उसका वो फिर आपको क्या करते हैं? जवाब देते हैं। सो वो आपको जो रिटर्न मैसेज सेंड करते हैं, जो आपको जवाब देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको फीडबैक कहते हैं। और फीडबैक हमेशा रिसीवर की तरफ से जो है क्या होती है? मिलती है। ये भी आप लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
अच्छा जी, इट इज़ मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज इट शोज दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द प्राइमरी मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नाउ कंसीडर्ड कंप्लीट। ठीक है, अब ये फीडबैक जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि इस फीडबैक से ही जो सेंडर है उसको पता चलता है कि मैंने जो बात रिसीवर को बताई थी तो मेरी बात को रिसीवर ने इतना परसेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, जिसके नतीजे में अब वो मुझे रिस्पोंड कर रहे हैं, अब मुझे जवाब दे रहे हैं। तो जब वो फीडबैक देते हैं तो फीडबैक से ही हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। सही है। सो अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मस्ट बी अ two-way process where the sender send the messages and receiver feedback from the receiver. ठीक है, and receive feedback from the receiver. So these feedback could be verbal and non-verbal. So successful effective communication ये आपके पास two-way process होती है। ठीक है, जिसमें सेंडर जो है वो अपने मैसेज को सेंड करता है और जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करके उसका फीडबैक देते हैं, उसका जवाब देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फीडबैक जो है ये आपको वर्बल फॉर्म में भी मिल सकता है, थ्रू वर्ड्स के फॉर्म में भी, अल्फाज के फॉर्म में भी मिल सकता है और नॉन वर्बल फॉर्म में भी मिल सकता है। मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए, मुख्तलिफ सिंबल्स के ज़रिए जो है आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन की समझ आप सब स्टूडेंट को अच्छी तरीके से आ चुकी होगी और इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। हमारे साथ कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स है, तो बेसिकली मेजर जो टाइप्स है वो हमारे साथ 7 है। ठीक है, जिसमें पहली जो कम्युनिकेशन टाइप है उसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, दूसरी जो टाइप है उसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं, तीसरी वर्बल कम्युनिकेशन, चौथी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पांचवी आपके पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, छठी आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन है और लास्ट नंबर पर आपके पास टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और अब वन बाय वन इन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, टू वे में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, विजुअल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है और टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट क्या चीज़ होती है। तो ये सारे वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वन वे कम्युनिकेशन की। व्हाट इज वन वे कम्युनिकेशन? सो द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन को हम वन वे कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप लोग जो है मेरी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होंगी इसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेक्चर्स इन अ क्लासरूम में आपको जो लेक्चर्स दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ लेक्चरर जो है वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, आप लोगों को समझा रहे होते हैं और आप लोग खामोशी से उसको सुन रहे होते हैं। फिर इसके बाद आता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट। अब यहाँ पर हमारे साथ जो टू वे कम्युनिकेशन है तो ये कम्युनिकेशन मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, और लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों से मुख्तलिफ सवालात करता हूँ जिसमें आप मुझे जवाबात देते हैं, मेरे साथ उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके हवाले से आप मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी बोल रहा हूँ और आप लोग भी जो है मेरे साथ बोल रहे हैं, मेरे साथ मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो इसमें हम दोनों जो है क्या है,
एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें रिसीवर और जो सेंडर दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम टू वे कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें लर्निंग जो है बहुत एक्टिवली हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। और इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन जो है ये ज़्यादातर हमारे जो बिहेवियर है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फिर इसके बाद जो तीसरी टाइप है इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि अल्फाज के ज़रिए जब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, लोगों के साथ आप फेस टू फेस खड़े होकर बैठकर आप उनके साथ थ्रू वर्ड्स बातचीत कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। सही है। सो इन वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज, इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन स्पीच। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अल्फाज को बोलते हैं, फेस टू फेस हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, स्पीच करते हैं, तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। द वर्ड यूज वेरी अमंग इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज एंड एजुकेशन। अब हमारे साथ जो वर्ड यूज़ होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वो मुख्तलिफ हो सकते हैं लोगों के मुख्तलिफ कल्चर के बेस पर, माशरे की सोशियो इकनॉमिक जो बैकग्राउंड है, लोगों की जो एज है, एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर एक की जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, अल्फाज की जो चुनाव है वो उनकी कल्चर बैकग्राउंड, सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड, एज और एजुकेशन के बेस पर होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के क्या खसूसियात होते हैं? इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को समझ में आ रही है, आप जो कहना चाहते हैं लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इफ़ेक्टिव है, लोगों पर असर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहली जो खसूसियत है वो क्या है, वो है सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी क्या है कि यूज़ ऑफ कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड। आप ऐसे अल्फाज को चुने, ऐसे अल्फाज को यूज़ करें जो कि कॉमनली लोगों के लिए क्या हो, आसान हो, लोग उसको आसानी से अंडरस्टैंड करते हो, सारे लोग जो है ऐसे अल्फाज से क्या हो, फेमिलियर हो, वाकिफ़ हो। तो ऐसे अल्फाज को जब आप अपनी बातचीत में यूज़ करेंगे तो लोगों को आपकी बात समझने में क्या होगी, आसानी होगी। दूसरी जो खसूसियत होती है इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की वो है क्लैरिटी। सो से एग्जैक्टली व्हाट इट मीन। जो आप कहना चाहते हैं बिल्कुल आप वही कहें। ठीक है, मतलब यह है कि आपकी बातें जो है वो गोल मोल ना हो जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। जो आपके दिल में है, जो आपके माइंड में है, बिल्कुल उसी के मुताबिक आप क्या करें, बात करें, साफ सुथरी बात करें, क्लियर बात करें, जो कि सुनने वालों के लिए क्या हो, आसानी में उनको क्या आ जाए, आसानी से उनको आपकी बात की समझ आ जाए। सो क्लियरिटी आपकी कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा टाइमिंग एंड रेलेवेंस। दिस इन्वॉल्व बीइंग सेंसिटिव टू द क्लाइंट नीड्स एंड कंसर्न। बाज़-औक़ात आप लोगों ने नोट किया होगा कि बाज़-औक़ात महफ़िल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मौके को नहीं देखते, ठीक है, हालात को नहीं देखते, सिचुएशन को नहीं देखते और वो डायरेक्टली बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि उस टाइम की निस्बत से, उस सिचुएशन के निस्बत से वो बात जो है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, सो आप जब भी बात करें लोगों के साथ तो आपने टाइम को देखना है। ठीक है, कि आया ये बात जो है आया ये बात जो हम कर रहे हैं तो आया क्या ये बात जो है इस टाइम के लिए ठीक है, या इस सिचुएशन में ये बात करना मेरे लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, आया इससे किसी किस्म की डिस्कम्फर्टेबिलिटी तो सुनने वालों को नहीं होगी। तो मौका महल देख के अगर आप बात करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा बनिस्बत उसके कि अगर आप मौके महल को ना देखें और डायरेक्टली बोलना शुरू करें तो इससे लोग इरिटेट होंगे, लोग आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा जो अगली करेक्टरिस्टिक है इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेबिलिटी।
एडाप्टेबिलिटी से क्या मुराद है? स्पोकन मैसेज नीड्स टू बी अल्टर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद बिहेवियरल क्लूज फ्रॉम द रिसीवर। मतलब ये है कि जो स्पोकन मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? टू बी अल्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद बिहेवियर क्लूज फ्रॉम द रिसीवर। मतलब ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आया वो बातें आपके जो सुनने वाले लोग हैं उन पर कैसे गुजर रही हैं। अगर आपकी जो बातें हैं वो ठीक है, अच्छी है, सही तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो लोग आपको क्या करेंगे? लोग आपको तरजीह देंगे, लोग आपको टाइम देंगे, लोग आपको जो है गौर से सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी बातें जो है इधर उधर की है और फजूल बातें हैं, तो लोगों के बिहेवियर से ही आपको पता चल जाएगा कि लोग जो है आपकी बात को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर आपकी जो एडाप्टेबिलिटी है, आपकी बातों को जो है लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे और वो इधर उधर देखेंगे, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये बंदा जो है मेरी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें। इसके अलावा जो अगली करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव, ठीक है, कि आप जो बात कर रहे हैं तो आया वो बात ट्रस्ट के काबिल है या नहीं, आया उस बात पर यकीन किया जा सकता है या नहीं, या आप बात की या आप जो है ट्रस्ट के काबिल है या नहीं, यकीन आप पर किया जा सकता है या नहीं। तो क्रेडिबिलिटी जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो इसलिए चाहिए कि लोग जो है वो झूठ बोलने से गुरेज करें, हमेशा सच बोले। तो जब आप हमेशा सच बोलेंगे तो जब भी आप फिर बोलेंगे तो लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे, उस पर लोग यकीन करेंगे, उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ अब आ जाते हैं। व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? मतलब वो बातचीत जिसमें हम अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते, बग़ैर अल्फाज के हम लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, ज़्यादातर जो डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जो सुनने और बोलने से कासिर होते हैं, तो वो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो मुख्तलिफ़ इशारों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ जेस्चर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सैम्बल्स के ज़रिए क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। सो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो कम्युनिकेशन कैन अकर इवन विदाउट वर्ड, बग़ैर अल्फाज की हम जो बातचीत करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इंक्लूड होल रेंज ऑफ बॉडली मूवमेंट, पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी पूरी बॉडी का जो हरकत है ये आ जाते हैं, आपकी पोस्चर आ जाती है, आपके जेस्चर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इशारात होते हैं, जो इशारे होते हैं, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो कम्युनिकेशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अल्फाज के बग़ैर हम जो बातचीत करते हैं थ्रू मुख्तलिफ़ इशारों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए, तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। साइलेंस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से खामोशी जो है ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जब आप एकदम से खामोश हो जाते हैं तो आपकी ये खामोशी जो है बहुत ज़्यादा क्या करती है? आसपास के माहौल को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अगर एक बातूनी बंदा जो है वो एकदम से खामोश हो जाए, बात करना छोड़ दे, तो लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? तजस्सुस में हो जाते हैं, तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं कि ये बंदा तो इतना ज़्यादा बोलता है, हर वक्त चिक चिक करता रहता है, आज इनको क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से ये बिल्कुल खामोश हुआ है, बात नहीं कर रहा। सो साइलेंस जो है ये अल्फाज को बोलने से ज़्यादा जो है ये लोगों को पता देती है हालात का। इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन है। तो विजुअल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि
थ्रू आइज़ आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। मुख्तलिफ़ चार्ट्स, ग्राफ, पिक्टोरोग्राम हो गए, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ पिक्चर हो गए, टेबल्स, मैप, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, देखते हैं और उससे आप मतलब निकालते हैं। जैसे कि आप लोग अक्सर देखते हैं रोड्स के साइड्स पर आपको जो है बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें कहते हैं कि एक गाड़ी का निशान होता है और उस पर लाइन जो है वो खींचा गया होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नो पार्किंग, मतलब आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। इसी तरह से मोटरवे पर जब आप जा रहे होते हैं तो मोटरवे पर आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स नज़र आएंगे, जिस पर वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इशारात जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, जिससे आप लोगों को वो आगे आने वाले रास्तों के बारे में क्या करते हैं, निशानदही देते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हम थ्रू विजुअल, मतलब चीज़ों को देखकर ही हम क्या करते हैं, आगे आने वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ये तो आप सबको पता है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन फॉर द पर्पस, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ये हमारे साथ कम्युनिकेशन की वो प्रोसेस है, वो अमल है, जिसमें हम एक फासले में रहकर, एक लंबे फासले में रहने के बावजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, सेंड करते हैं और दूसरे लोग रिसीव करते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, जिसमें एक बहुत लंबा फासला होने के बावजूद हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसको हम टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर रेडियो के ज़रिए आप लोगों की बातें सुनते हैं, टीवी, इंटरनेट हो गए, टेलीफोन्स हो गए, सेटेलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट में आती है। सो ये एग्जांपल्स जो है ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में अक्सर औकात एग्जांपल्स दिए गए होते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि ये किस किस्म की कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, तो इस वजह से एग्जांपल्स का याद रहना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बात करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की। हमारे साथ कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ लेवल है, जिसमें आपके पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी आ जाती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आ जाती है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन आ जाती है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन। ये आपके पास डिफरेंट लेवल है कम्युनिकेशन के। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? It occurs within an individual. This level of communication is also called self-talk, inner thoughts and inner dialogue. Intrapersonal communication का सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जब आप अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब आप सोच विचार कर रहे होते हैं और उसके बारे में आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, या शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने साथ बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इट इज़ वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड अनदर पर्सन दैट ऑफन अकर फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस आप जो बातचीत कर रहे होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, मतलब आप एज अ नर्स जो है आप अपने पेशेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं फेस टू फेस। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मीनिंगफुल interpersonal communication result in exchange of ideas, problem solving, expression of feelings, decision making and personal growth. meaningful interpersonal communication अगर हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि नर्स और पेशेंट के दरमियान आइडियाज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ के हवाले से इंफॉर्मेशन का तबादला हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है और मीनिंगफुल इसलिए है कि इससे हमारे साथ एक खासी अच्छी रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम मीनिंगफुल कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आम तौर पर
हम जब नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो इबादत करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, दुआएं मांगते हैं। ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए अल्लाह से क्या करते हैं, मदद तलब करते हैं। हर तरह की बात जो है हम क्या करते हैं, अल्लाह के साथ शेयर करते हैं, उन अल्लाह से जो है उसके लिए हम मदद तलब करते हैं। ठीक है, और दुआएं मांगते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट अकर विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। ठीक है, रूहानी तौर पर हम जो चीज़ें करते हैं। मैनी पर्सन यूज प्रेयर, मेडिटेशन, रिलीजियस रिचुअल टू कम्युनिकेट विद देयर हायर पावर। ठीक है, हायर पावर से मुराद ये है कि जब हम इबादत करते हैं तो इबादत करने के बाद आखिर में हम क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं। दुआ इसलिए मांगते हैं ताकि हमने जिस मकसद के लिए इबादत की है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम अल्लाह से अपनी बात जो है वो मनवाएं, अल्लाह को राज़ी करके उनसे जो है अपनी ज़रूरियात के बारे में बताएं, ताकि अल्लाह जो है हमारी ज़रूरियात को पूरा करने में हमारी मदद करे, हमें तौफीक दे। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहती है। इसके बाद हमारे साथ जो अगला लेवल है कम्युनिकेशन का, इसको हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। सो इट अकर व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन मीट टुगेदर। इट इज़ यूजुअली गोल डायरेक्टेड एंड रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर सेटिंग में नर्सेज जो है वो अपने स्टाफ रूम में जो है वो जमा होते हैं और किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके हवाले से वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो कुछ लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप बनता है और आपस में डिस्कशन होती है, तो इसको हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन इज़ द इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। लोगों के साथ आप जब इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लोगों के साथ जब आप बातचीत कर रहे होते हैं पब्लिकली, तो इसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। नर्सेज हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक विद ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स about health related topic, present scholarly work to colleague at conferences और लीड क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि नर्सेज जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ जाती हैं, वहाँ पर लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको जो है सेहत के हवाले से एजुकेट करते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बचाया जा सकता है, उसके हवाले से जब वो क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहेंगे। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, अपने पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें वो अपने पेशेंट की जो मौजूदा सेहत की हालात होते हैं तो उसके हवाले से वो बात करते हैं, उस सेहत से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं मिलजुल कर, और उसको फिर कोलैबोरेटली क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं ताकि पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किए जा सके। तो इस तरह की जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, the nurse direct the communication toward the patient to identify his current health problem, plan, implement and evaluation the action taken। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको बताई। सो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में फिर हमारे साथ क्या आती है, ऑफरिंग सेल्फ, जिसमें सबसे पहले हम बजाते खुद क्या करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। गिविंग ब्रॉड ओपनिंग, जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, उनको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम के हवाले से हमारे साथ खुलकर बातचीत करें। इसी तरह से हम क्या होते हैं, इस कम्युनिकेशन के दौरान ज़्यादातर साइलेंट रहते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा
अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा मौका मिले बात करने का, अपने थॉट्स को शेयर करने का। इसी तरह से पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद उसको जो है अंडरस्टैंड करने के लिए फोकसिंग पेशेंट के साथ जो है हम आई टू आई कांटेक्ट रखते हुए उनके साथ बात कर रहे होते हैं, ताकि पेशेंट को महसूस हो कि मेरी बात को सुनी जा रही है, मुझे जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसी तरह से प्रोवाइडिंग जनरल लीड से मुराद ये है कि पेशेंट जब बोल रहे होते हैं तो उसके पीछे पीछे हम भी थोड़ा सा उनको क्या कर रहे होते हैं, उनको जो है प्रोमोट करते हैं, उसको जो है इनकरेज करते हैं ताकि वो मज़ीद बोले। इसी तरह से उनको इन्फॉर्मेशन देना, इसी तरह से दोबारा से उनकी बात को बताना, रिस्टेट करना, समराइज़ करना, ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्या है, ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अपने पेशेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह तकरीबन 9 या 10 स्लाइड्स रह गए हैं इस यूनिट के, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी तरह से इस यूनिट को हम कवर करेंगे। ठीक है।